खत्म, टाटा, बाय बाय। इंग्लैंड वालों को हमने जो है खाली हाथ वापस भेज दिया है। T20 में सिर्फ वो एक मैच जीत पाए और ओडीआई में तो हमने उनको पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया है। ओडीआई में एक भी मैच नहीं जीतने दिया। भाई साहब गजब का खेली है पूरी की पूरी, चाहे ओडीआई सीरीज ले लो चाहे T20 सीरीज ले लो, गजब की खेली है इंडिया। ओडीआई सीरीज में आपको ध्यान होगा मैंने पहले मैच में ही जो है वो बता दिया था कि रोहित शर्मा इज बैक। उनकी कैप्टेंसी देखकर ही लग रहा था कि वो अब फॉर्म में आ गए हैं। और जो भी उनका मेंटल प्रेशर चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, वो एज कैप्टन परफॉर्म करना शुरू कर दिया था उन्होंने पहली ओडीआई में ही। और दूसरे ओडीआई में तो उन्होंने 100 भी मार दिया था। इसीलिए इंडिया की बिल्कुल क्लिनिकल परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि जो कैप्टन है ना उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर रहा है कि उसको कब कहां पे कैसे फील्डर्स प्लेस करने हैं, कब कहां पे कौन सा बॉलर उसको लेकर आना है, टीम सिलेक्शन क्या होना चाहिए और किसको किस टाइम पे किस कंडीशन में बैटिंग पे कौन सी पोजीशन पे भेजना है। ये बिल्कुल क्लियर था रोहित शर्मा के दिमाग में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब वो सीरीज खेल रहे थे तब ऐसा नहीं था। हालांकि इसमें मैं भी जो है गलती तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मुझे भी सोच में जो है इंडिया के जो सिलेक्टर्स हैं और जो इंडिया का थिंक टैंक है, गौतम गंभीर हो गया या बाकी के जितने कोचेज हो गए, रोहित शर्मा हो गए, उन लोगों ने सच में मेरी थिंकिंग को बीट कर दिया है। मैं ये सोच रहा था कि इतने सारे इन्होंने ऑलराउंडर खिलाए हैं, मतलब टीम में लिए हैं, लेकिन उनको खिलाएंगे कौन सी पोजीशन पे। बट अब मेरा ऐसा मानना है कि सच में उन्होंने जो है बहुत अच्छा डिसीजन लिया और सभी ऑलराउंडर्स को उन्होंने खिलाने की कोशिश करी है और उनकी पोजीशन भी ऑलमोस्ट फिक्स कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जो अभी 15 की जो टीम अनाउंस हुई है उसमें क्लियर है कि 11 में कौन खेलेगा। यही जो आज टीम खेली है इसमें आप जो है हर्षित राणा की जगह शामी को डाल दो और साथ में जो है आप अपना वॉशिंगटन सुंदर की जगह जो है कुलदीप यादव आ जाएंगे और टीम एज इट इज सेम की सेम रहेगी। यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो आपकी टीम खेलने वाली है, जो प्लेइंग 11 रहने वाली है, अनलेस अनटिल किसी को इंजरी हो जाए तो टीम यही रहेगी। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे। यशस्वी जायसवाल ऑलरेडी जो है चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुके हैं, बुमराह भी हो चुके हैं आउट, बट उनकी बात बाद में करेंगे। तो शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, 5वें नंबर पे केएल राहुल एज विकेट कीपर बैट्समैन, 6ठे पे हार्दिक पांड्या, 7वें पे जो है अक्षर पटेल, 8वें पे रविंद्र जडेजा, 9वें पे जो है कुलदीप यादव, 10वें पे शामी, 11वें पे अर्शदीप। ये आपकी टीम रहेगी और अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके पास जो है एक तरह से 3 पेसर भी हो गए जिसमें कि हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है और प्लस आपके पास जो है 3 स्पिनर हो गए। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, दुबई में बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जो है दुबई की जो है थोड़ी सी पिचेस पे बॉल स्पिन लेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे आप जो है जैसे आपने पहले के मैच में भी रिस्क लिया था, माफ कीजिए उसमें T20 में आपने रिस्क लिया था, वो आप रिस्क यहाँ पे भी ले सकते हो कि हार्दिक पांड्या से आप जो है वो सेकंड नंबर पर जो है ओपनिंग करवाओ, अर्शदीप या शामी में से एक ही को खिलाओ और चौथे स्पिनर को खिलाओ आप, क्योंकि वहां पे बॉल जो है स्लो एंड लो रहेगी जिसकी वजह से कि बैट्समैन को वहां पे रन मारने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मेरे हिसाब से जो है आपको वहां पे 4 स्पिनर जरूर लेके जाने चाहिए। वरुण चक्रवर्ती को आप इंक्लूड करो और जरूर करो। मोहम्मद शामी या अर्शदीप उसमें से आप चूज कर सकते हो। एक मैच में आप मोहम्मद शामी को खिलाओ, एक मैच में आप अर्शदीप को खिलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में हार्दिक पांड्या जो है बॉलिंग ओपन करेंगे या आप जो है वो अक्षर पटेल से भी बॉलिंग ओपन करवा सकते हो वहां की स्लो एंड लो पिचेस की वजह से। या इवन आप जो है वरुण चक्रवर्ती भी कई बार ओपन करते हैं आईपीएल में बॉलिंग, तो वरुण चक्रवर्ती से भी आप ओपन जो है वो करवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है टीम का कॉम्बिनेशन और ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप मोहम्मद शामी या अर्शदीप में से किसी एक को हटा के जो है आप वरुण चक्रवर्ती को खिलाते हैं। आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि 4 स्पिनर्स अगर होंगे ना तो वो कहर ढा देंगे दूसरी टीम के ऊपर, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तो क्योंकि वो स्पिनर्स को खेलने के लिए अच्छे नहीं जाने जाते हैं, तो उनको तो मैं 100% ये कहूंगा कि उनके मैच में तो इंडिया को अगर जीतना है तो 4 स्पिनर आपको जो हैं वो खिलाने चाहिए। बहरहाल दोस्तों इस सीरीज की बात कर लेते हैं पहले। बहुत ही शानदार सीरीज रही है इंडिया के लिए। 2 शतक आए हैं, रोहित शर्मा ने 1 शतक मारा है और आज शुभमन गिल ने 1 शतक मारा है।
और मेरे ख्याल से 50 भी जहां तक मुझे याद आ रहा है तकरीबन 6 50 रहे हैं, जिसमें से 2 तो आज ही आए हैं। विराट कोहली ने 50 मारा है, श्रेयस अय्यर ने जो है वो 78 रन मारे हैं। श्रेयस अय्यर की तो भाई साहब मैं कहता हूँ वो फाइंड ऑफ द सीरीज है दोबारा से, या कह लीजिए उनका ये लॉन्च पैड तैयार हो गया टीम इंडिया में परमानेंट मेंबर बनने का, स्पेशली ओडीआई में। भाई ने तीनों के तीनों मैचेस में जो है हाफ सेंचुरी मारी है, और वो भी अच्छे पेस पे मारी है। बहुत ही जो है शानदार उनका ये सीरीज रही है। अगर रिकॉर्ड्स की बात करूं दोस्तों, तो शुभमन गिल जो हैं वो सबसे हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं। 3 मैचेस में उन्होंने 259 का स्कोर किया है, और 100 और 250 उन्होंने मारे हैं। श्रेयस अय्यर सेकंड नंबर पर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा उनकी बहुत अच्छी सीरीज रही है। तो 181 रन जो हैं उन्होंने मारे हैं, 60 की एवरेज रही है उनकी। यहाँ पे उनकी स्ट्राइक रेट की बात करनी जरूरी है। स्ट्राइक रेट जो है उनका 123 का रहा है। ओडीआई के हिसाब से 123 का स्ट्राइक रेट अच्छा माना जाएगा, T20 के हिसाब से भले ही कम हो, लेकिन ओडीआई में 123 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। इंग्लैंड जो है, आप यहीं पे अगर रिकॉर्ड्स में देखो तो इंग्लैंड के टॉप 3 में सिर्फ जो है वो डकैटी आ रहे हैं, बैंडक। उन्होंने सिर्फ 131 रन मारे हैं 3 इनिंग्स में। तो तभी आप सोच सकते हैं कि इंग्लैंड की बैटिंग बिल्कुल भी फायर नहीं करी है, क्योंकि आपका जो बेस्ट बैट्समैन रहा है जिसने सबसे ज्यादा रन सीरीज में मारे हैं, उसने भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो 131 रन मारे हैं। उसकी भी 43.66 की एवरेज रही है। चौथे नंबर पे रोहित शर्मा रहे हैं, उन्होंने 122 रन मारे हैं। मतलब 119 उन्होंने कल के मैच मतलब सेकंड मैच में मारे थे, और टोटल उनका रहा है 122 का। तो बाकी की दोनों इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 3 ही रन मारे हैं। जब बंदा चलता है तो खूब चलता है, नहीं चलता तो भाई साहब 15-15 मैच नहीं चलता। बट ही इज बैक नाउ। जो रूट उसके बाद आते हैं। जो रूट ने 112 रन मारे हैं 3 मैचेस में, 37 की एवरेज है। अक्षर पटेल ने 106 रन मारे हैं, उनकी 53 की एवरेज है। तो भैया इसी से साफ पता चलता है कि शुरू के 6-7 प्लेयरों में जो है वो इंग्लैंड के सिर्फ और सिर्फ 2 ही बैट्समैन हैं, और यही रीजन रहा है कि इंग्लैंड जो है वो बैटिंग में कोई खास नहीं कर पाई है। आज भी टीम इंडिया ने 356 रन मारे। हालांकि अगर अच्छा तीनों मैचेस में आप ये देखो कि इंडिया का जो लोअर मिडिल ऑर्डर और जो बिल्कुल मतलब बॉलर्स जो हैं वो ज्यादातर उन्होंने परफॉर्म कर ही नहीं पाए। आप कोई भी मैच उठा के देख लो, आखिरी के जो 30-40 रन बने हैं ना, उसमें इंडिया ने जो है 3 से लेके 6 विकेटें तक खो दी हैं। चाहे आप आज का मैच उठा के देख लो, उसमें इंडिया ने जो है 6 विकेटें खो दी लास्ट के, आप कह लीजिए 50 रन बनाने में, ऑल आउट हो गए। उससे पहले आप पहले मैच में देख लो, बिल्कुल एकदम मैच के पास आके जो है आपने 3 विकेटें खो दी थी। पिछले मैच में भी आपने जो है 40 रन के अंतराल में आपने 4 विकेटें खो दी थी। तो जो लोअर बैटिंग ऑर्डर है, स्पेशली केएल राहुल जो है वो अभी नहीं चल पा रहे हैं। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए, केएल राहुल का ना फॉर्म में होना। बाकी सब फॉर्म में आ चुके हैं, विराट कोहली फॉर्म में आ चुके हैं, कुछ कुछ आए हैं, अभी पूरी प्राइम फॉर्म में नहीं है अपने। शुभमन गिल तो अपनी प्राइम फॉर्म में अभी चल ही रहे हैं। रोहित शर्मा ने एक शो बना के दिखा दिया कि भैया आई एम बैक। और उसके बाद जो है अपना हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर तो फाइंड ऑफ द सीरीज रहे हैं। अक्षर पटेल ने भी 2 मैचेस में अच्छा किया है। रविंद्र जडेजा हालांकि कुछ खास नहीं कर पाए हैं एज बैट्समैन इस सीरीज में। और वहीं से जो है जैसे केएल राहुल हो गया या अक्षर पटेल, ये अपना माफ कीजिएगा रविंद्र जडेजा हो गया, वहीं से इंडिया का जो है वो थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू होता है। जहां पे इंडिया के 3-4 विकेटें गिर जाती है ना, उसके बाद सडनली फिनिशिंग लाइन पे पहुंच के जो है ऐसा लगता है कि भैया बस अब तो पहुंच ही गए, और उसके बाद केयरलेस शॉट्स खेलने शुरू हो जाते हैं, और वहीं पे जो है 3-4 विकेटें इंडिया खो देती है। आज भी अगर देखा जाए जितनी अच्छी स्टार्ट मिली हुई थी, मैं कह रहा हूँ 356 रन जो है वो इंडिया ने कम बनाए। हालांकि मैच जीत गया 142 रन से, लेकिन वो स्कोर अगर केएल राहुल टिक जाता, या इवन शुभमन गिल आखिरी तक टिक जाते, या इवन हार्दिक पांड्या या अक्षर पटेल आखिरी तक टिक जाता, तो यकीनन ये स्कोर 380-390 तक भी पहुंच सकता था। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि शायद 35 ओवरों में जो है वो टीम इंडिया के 250 के करीब रन थे। नहीं, 35 ओवरों में 240 के करीब रन थे। तो तकरीबन तकरीबन जो है 116 रन मारे हैं टीम इंडिया ने 15 ओवर में। लगभग लगभग कह लीजिए 8 से थोड़ी सी कम की रन रेट से मारे हैं। और जब आपके पास विकेट्स इन हैंड होती हैं, तो आपको शॉर्ट शॉट जो है आप ये मान के चलिए, क्योंकि आज का T20 चलता है, अगर आपके पास 7 विकेटें बची हुई हैं तो भाई साहब 150 भी कहीं नहीं गया।
उसी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 240 235 के आसपास थी टीम इंडिया 35 ओवरों में। आखिरी के 15 ओवरों में अगर पूरा जोर लगाते ये लोग 116 की जगह ये लोग आराम से 150 से ऊपर रन मार सकते थे और इंडिया 380 से 390 के बीच में कहीं फॉल आउट करती। मैच जीत गए हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब राशिद को देख लो, राशिद के आज हाथ से बॉल इतनी अच्छी डल रही थी कि 4 विकेट ले गया बंदा आज, और उसी की वजह से जो है वो इस सीरीज में पूरे जो है टॉप विकेट टेकर बन गया। 3 मैचेस में अकेला ऐसा बंदा है जिसने 7 विकेटें ली हैं, वरना रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा ऐसे हैं जिन्होंने की 6-6 विकेटें ली हैं। रविंद्र जडेजा ने बॉलिंग में अच्छा कमाल किया है, उन्होंने 2 इनिंग खेली हैं और 2 इनिंग में ही 6 विकेटें ले ली हैं और दोनों मैचेस में उन्होंने 3-3 विकेटें ली हैं। अक्षर पटेल की बात करें तो अक्षर पटेल ने सिर्फ बॉलिंग में 3 विकेटें ली हैं, हालांकि उनको बॉलिंग में ज़्यादा कुछ करने के लिए था भी नहीं, उन्होंने 19.2 ओवर डाले हैं। जडेजा ने जहां 2 मैचेस में 19 ओवर डाल दिए, उन्होंने 3 ओवरों में अक्षर पटेल ने 19.2 ओवर डाले हैं। बट एज अ होल अक्षर पटेल हैड अ बेटर आउटिंग देन रविंद्र जडेजा। बट अब अच्छा, आप इस सीरीज में देखो, एवरीबडी इज बैक। रोहित शर्मा को ले लीजिए, आप हार्दिक पांड्या को ले लीजिए, आप रविंद्र जडेजा को ले लीजिए, विराट कोहली को ले लीजिए, एवरीबडी इज बैक टू इट्स फॉर्म। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो है ना वो इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। श्रेयस अय्यर शायद हो सकता है कि वहां पे कुछ अच्छा खेल जाए क्योंकि बैट उनके बल्ले पे आ रही है, लेकिन जहां वो एक आधे मैच में फेल हुए ना, वहीं पे उनका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा क्योंकि वहां पे बॉल जो है बैट पे आने नहीं वाली, तो चौके छक्के वहां पे मारने थोड़े मुश्किल हैं, सिंगल सिंगल की गेम चलेगी। वहां पे विराट कोहली जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और शुरू के ओवर्स और आखिरी के ओवर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको जो बीच की इनिंग्स है ना, मतलब समझ लीजिए कि 10 ओवर से लेके और 38-40 ओवर तक की, वो आपको सिंगल्स और डबल्स लेके ही चलानी पड़ेगी। वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप चौके छक्के मारते हो, क्योंकि बॉल वहां पे दुबई में बैट पे आती नहीं है। इसीलिए मैं ये भी कह रहा हूं कि आपको 4 स्पिनर खिलाने चाहिए वहां पे, क्योंकि स्पिनर्स की बॉल और भी ज्यादा बैट पे नहीं आएगी और थोड़ी बहुत घूमेगी भी। तो मतलब ये समझ लीजिए बांग्लादेश और पाकिस्तान, मेरा ऐसा मानना है कि दोनों की दोनों टीमें अगर पहले भी बैटिंग करती हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इंडिया के सामने 200 रन नहीं बना पाएंगी वो। हालांकि अगर वो 200 के आसपास पहुंच गए तो टीम इंडिया के लिए भी चेस करना मुश्किल हो जाएगा वहां पे, अगर 200 से ज्यादा का स्कोर होता है तो। और अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो उनको टारगेट सेट करने के लिए जो है एटलीस्ट मेरा ये मानना है कि 240 से 260 रन के बीच में मारने पड़ेंगे, तो दे कैन सेफली से कि हाँ हम ये मैच जीत गए हैं। बट जो मैं बार बार जो कह रहा हूँ, विराट कोहली वहां पे बहुत क्रूशियल फैक्टर प्ले करेंगे, रोहित शर्मा वहां पे क्रूशियल फैक्टर प्ले करेंगे, क्योंकि इनिंग्स की स्टार्ट उनको दिलानी है। 6 ओवर में 50 रन, 10 ओवर में 60 रन, 70 रन, 80 रन तक पहुंचाने हैं। शुभमन गिल भी शुरू में मार के खेल सकते हैं और फिर उसके बाद वो सिंगल डबल लेके जो है एक लंबी इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं। शुरू मतलब 40 ओवर तक आपको ये मान के चलना है कि आपने किसी भी हालत में जो है 3 विकेटों से ज्यादा नहीं खोनी है। भले ही 40 ओवर में आप 170 रन बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने भैया 10 ओवर में 60 रन ठोक दिए ना, तो अगले 30 ओवरों में जो है आप ये मान के चलो कि आपको 170 तक अगर पहुंचना है तो सिर्फ और सिर्फ 110 रन मारने हैं, मतलब लेस देन 4 रन इनिंग। वो आप आराम से कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल डबल से आप जो है 4, 4.5, 5 रन की भी एवरेज मेंटेन कर सकते हो सिंगल डबल से। तो जो खेलने का तरीका वहां पे यही है कि पहले 10 ओवर में 60, 70 रन, 80 रन तक मारने की कोशिश करो और उसके बाद सिंगल डबल की गेम पे आ जाओ। 40 ओवर में 170, 180 तक बनाने की कोशिश करो एंड देन अगेन स्टार्ट योर ऑन स्लॉट, और 10 ओवरों में 80 रन, 90 रन, 100 रन, जितने भी आप कोशिश करके बना सकते हो उतने बनाओ। तो मैच दोस्तों बहुत बढ़िया रहा आज का, सीरीज इंडिया ने क्लीन स्वीप कर दिया। एक और दोस्तों रिकॉर्ड के लिए आपको बात बता दूं कि टीम इंडिया ने 1984 के बाद से जो है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से कोई सीरीज नहीं हारी है। मतलब अब 41 साल का समय हो गया है जब इंडिया ने इंग्लैंड से कोई ओडीआई सीरीज नहीं हारी है। अपने आप में मेरे ख्याल से ये जो ओडीआई में तो ऐसा रिकॉर्ड कभी किसी टीम ने नहीं बनाया होगा जो कि टीम इंडिया ने इस बार बना दिया है। बाइलेटरल सीरीज जो है इंडिया और इंग्लैंड की, इंडिया में इंडिया 41 सालों से हारी ही नहीं है। बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है अगर आप बांग्लादेश वगैरह को छोड़ दो, हालांकि बांग्लादेश को भी खेलते हुए इतना टाइम नहीं हुआ कि 40-40 साल से वो सीरीज ना जीते हो,
बट मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा कि पिछले समय में 1973 से तो शुरू हुआ है ओडीआई जो है, कि इतने लंबे समय से कोई जो है टीम एक सीरीज ना हारी हो किसी अपोजेंट टीम के खिलाफ, और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड ने भैया क्रिकेट शुरू किया था, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है टीम इंडिया के लिए। और मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले 2-3 सालों में 2-3 साल भी क्या, मैं ये तो ये कहूंगा कि शायद अगले 5 सालों में भी, या हो सकता है इंडिया यही रिकॉर्ड बना दे कि 50 सालों तक भी जो है वो इंग्लैंड को ना हरा पाए। तो चलिए दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी आपसे बात करूंगा। मेरे को याद दिलाना, मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर उनके जो है बैकआउट कर गए हैं, कुछ इंजरी की वजह से, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अभी तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। 1-2 दिन में वीडियो लेके आता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में भी और चैंपियंस ट्रॉफी की और टीमों के बारे में भी। अब तो शुरू ही होने वाली है, ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन हफ्ता ही रह गया। आज 12 तारीख है, 19 तारीख से जो है वो सीरीज शुरू हो रही है, तो ऑलमोस्ट एक हफ्ता ही रह गया है। तो पाकिस्तान के ग्राउंड की रिपोर्ट्स के बारे में भी लेके आऊंगा। सचिन रविंद्र का एपिसोड आपको याद ही होगा, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जल्दी। अभी मैं जो है वो वीडियो इसलिए नहीं बना पाया था सेकंड ओडीआई के लिए, क्योंकि मुझे जो है शादी में जाना था। मैं पंजाब गया था, अभोर गया था शादी अटेंड करने के लिए। तो वहाँ पे 4-5 दिन मुझे लग गए, मुझे वहाँ पे टाइम मिला ही नहीं वीडियो बनाने का। बट अब मैं फिर से जो है रेगुलर आपको वीडियो बना के लाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि चैंपियंस ट्रॉफी वाली जो वीडियो है, टीम्स की वीडियो, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो और पाकिस्तान के ग्राउंड्स की वीडियो, वो कल ही मैं बनाकर लेके आ जाऊं, नहीं तो परसों तो मैं शॉर्ट बना ही दूंगा। आप सभी लोगों का दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।